स्टूडेंट, तो नीट सीरीज़ में हम लास्ट चैप्टर कर रहे थे, मतलब लास्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो हेनरी मोसले ने दिया है, तो वहाँ पे बाय मिस्टेक लोथर मेयर चला गया है, ठीक है। तो वैसे वहाँ पे भी करेक्शन कर दी है, आपने एक बार फिर से वहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। ओके, सो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमने लास्ट क्लासेस तक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी कवर कर ली थी, क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है, जैसे हमने आयनाइजेशन में क्या पढ़ा कि आपने कोई एटम लिया, उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी दी गई उसे बोला गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर सेम मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बोलना हो तो वो उससे ऑपोजिट चलेगी। वहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन क्या डालना है, आउटर मोस्ट शेल में एंटर करवाना है। तो जब हम आउटर मोस्ट शेल में एंटर करवा रहे हैं तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमें एंथैल्पी देनी नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए, बट जनरल जब भी कोई एटम अपनी खुशी से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर करवाता है तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या बोल सकते हैं, इट इज द amount of energy रिलीज्ड, जनरली रिलीज करती है, बट हमें रिक्वायर्ड भी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई एटम इजीली अपने शेल के अंदर एंटर नहीं करवाएगा, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड in the outer most shell of an atom present in isolated gaseous state। तो जब भी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज करेगी उसे क्या बोला जाएगा, कितनी एनर्जी रिलीज करी उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ओके, अब हम लेते कोई भी गैसियस एटम, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, यहाँ पे इसने बना दिया X नेगेटिव, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगी उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जनरली ये रिलीज कर रही है, यूनिट्स वही हैं, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर इस X नेगेटिव में मैं फिर से इलेक्ट्रॉन डालती हूँ तो ये बन जाएगा X2 नेगेटिव, ठीक है। और इस टाइम पे जो डेल्टा Eg है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे बोलेंगे हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी, मतलब फर्स्ट अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक थी तो सेकेंड वाली क्या बन गई, एंडोथर्मिक बन गई, क्लियर। अब ये एंडोथर्मिक बनने से हुआ क्या, मतलब पहले तो ये देखो कि ये 2 नेगेटिव बना रहा है, एंडोथर्मिक आ क्यों रही है, तो देखो जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया ये बन गया था X नेगेटिव। X नेगेटिव में आपने एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, पहले ही नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज वाला आपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो एटम के अंदर एंटर करवाने को, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो चुका है। दूसरा, सेम चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अंदर लेना ही नहीं चाहता है, आपको जबरदस्ती डालना पड़ेगा, और जब हमें जबरदस्ती डालना हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ, मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी more easily electron entered in the outermost shell, ठीक है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी
उतना ही इजीली उस इलेक्ट्रॉन में, उस एटम में इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में एंटर हो जाएगा। क्लियर? इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये हमें एक रिएक्शन को होने के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, मोर नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि तभी वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना। अच्छा, मोर नेगेटिव के लिए अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, तो सबसे पहले फैक्टर आता है आपके पास साइज। अब खुद सोचो, कोई छोटे साइज का है और बड़े साइज है, किसके पास जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा? ऑब्वियस है जो छोटे साइज का है। अब छोटे साइज वाले के पास जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से होगा क्या, अगर उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जैसे उसको बाहर इलेक्ट्रॉन दिखेगा वो फटाफट से उसको अपने शेल के अंदर क्या करवा लेगा, एंटर, और उतनी ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी, मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एकदम से अपने शेल के अंदर एंटर करवा लिया। क्लियर? तो क्या हम ये लिख सकते हैं, स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज, मोर easily electron entered in the outermost shell, outermost shell, and more will be the negative value, and more will be the negative value, और उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? जितना छोटा साइज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा आउटर मोस्ट शेल में, और उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? ओके, सेकेंड आता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हो या जेड स्टार की बात कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ही इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या कर लेगा, एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में एंटर करवा लेगा, उतनी ही ज़्यादा क्या आ जाएगी, मोर नेगेटिव वैल्यू। तो हायर द जेड इफेक्टिव, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतनी ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग या शील्डिंग, जितना ज्यादा न्यूक्लियस को, ये जो इनर वाले शेल हैं, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब जितनी बेटर ये बीच वाली दीवारें होंगी उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कम होगी। जितनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो क्या हो गया, अब उसकी अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन तक ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पहुंच पा रही है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को तो वैसे ही नहीं ले पाएगा वो। ठीक है, इसका मतलब अगर बीच में स्क्रीनिंग बढ़ रही है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो रही है, जिसका मतलब अगर न्यूक्लियस की इंट्रैक्शन अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी वो इजीली नहीं लेगा। इसका मतलब मोर द स्क्रीनिंग, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी, मोर द स्क्रीनिंग, लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उतनी ही जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग उतनी ही लेस नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। क्लियर? ओके, और एक और चीज याद रखो, यहाँ पे कंफ्यूजन मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव में होती है, इसलिए मैं उसी को लेके चल रही हूँ। तो मोर नेगेटिव का मतलब है अच्छी बात है, इजीली इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया है। लेस नेगेटिव होने का मतलब है, या पॉजिटिव होने का मतलब है अच्छी बात नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, आप उसमें जबरदस्ती डाल रहे हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स हाफ फिल्ड है या फिर फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या फिर फुली फिल्ड है, उस केस में हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, खुद बताओ। हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड के केस में क्या जो आपका एटम है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, क्योंकि वो तो पहले ही स्टेबल है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस केसेस में भी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव पहुंच जाएगी, या इवन पॉजिटिव भी जा सकती है। पॉजिटिव का मतलब है वो खुद से इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा है, आपको जबरदस्ती क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपके पास जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो डेल्टा Eg जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस के लिए पॉजिटिव है,
नोबल गैसेस के लिए क्या होगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किसके लिए पॉजिटिव होगी, ग्रुप 2 के लिए, क्योंकि ग्रुप 2 को याद करो उसके पास फुली फिल्ड 2s2 NH2 है, NH2 कॉन्फ़िगरेशन है ना सबके पास। इसके अलावा नाइट्रोजन, इन सब में क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी यहाँ पे, पॉजिटिव। मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए, वो खुद से नहीं जा रहा है, हमें जबरदस्ती करनी पड़ रही है। जब हम जबरदस्ती कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रही है, पॉजिटिव। क्लियर? ओके। अब इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या वेरिएशन है जब हम पीरियड्स और ग्रुप में जाते हैं। तो जब हम जाएंगे टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ठीक, जैसे हमने लेफ्ट टू राइट गए, हमें पता है साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन वो खुद ही डिक्रीज कर जा रही है। तो जब खुद ही डिक्रीज कर गई तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कैप्चर करेगी, तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव। कहाँ पहुंच के हम, लेस नेगेटिव की तरफ को। और अगर पॉजिटिव के लिए बोले तो हमारे पास ये है, नोबल गैसेस होगी, ग्रुप 2 हो गया, और हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। क्लियर? ओके। ट्रेंड के हिसाब से इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए थी, बट अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, क्या क्या देखने को मिले। अब आप लोगों को याद होगा हमने एक फ्लोरीन क्लोरीन का क्वेश्चन बहुत पढ़ा होता है 11th क्लास में, ठीक। हमें बोला जाता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में बताओ विच इज मोर विच हैविंग द मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो होना क्या चाहिए था कि फ्लोरीन स्मॉलर साइज का है, क्योंकि अभी हमने बोला जितना छोटा साइज होगा उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा। तो फ्लोरीन की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, मोर नेगेटिव, बट एक्चुअल में आती है क्लोरीन की, ठीक है। और इसका रीजन क्या था कि देखो फ्लोरीन के केस में है 2s2 2p5, इसके केस में है 3s2 3p5। होना क्या चाहिए था कि छोटे साइज वाले फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेना था, मोर नेगेटिव आना था, बट इसका पी का होता है छोटा साइज। जैसे ही आप एक और इलेक्ट्रॉन डालते वो संभाल नहीं पाता है, उसमें स्टार्ट हो जाती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या स्टार्ट हो जाएंगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उतना ही वो अनस्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स कि वो लेना ही नहीं चाह रहा है इतना जल्दी, ठीक। लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन पे आओ, क्लोरीन के पास है 3p5, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसका साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर जाएगा, ठीक है। और वो स्टेबल भी बन जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगी जितनी ज़्यादा 2p में हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ले लेगा, क्योंकि बोल रहा है मेरे पास तो 3p है। फ्लोरीन ले नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि ले तो लिया उसने बट उसके पास था 2p, और 2p में इतनी रिपल्शन हुई कि ऑटोमेटिकली वो अनस्टेबल होना स्टार्ट हो गया। तो कोई भी अनस्टेबल तो नहीं होना चाहेगा ना, इसीलिए क्या हुआ कि उसकी जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन की इतनी ज़्यादा हो गई कि जो मोर नेगेटिव फ्लोरीन को होना चाहिए था वो क्या बन गया, क्लोरीन। सेम ऑक्सीजन और सल्फर के केस में देखा जाता है कि सल्फर की ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, मैं सिर्फ ऑक्सीजन सल्फर बोल रही हूँ, इट डजंट मीन कि नीचे मैं सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम तक जाऊँ तो वहाँ पे भी बढ़ती जा रही है, नहीं, उसकी वैसे ही बड़े साइज की वजह से कम नेगेटिव वैल्यू ही है उसकी। क्लियर? ओके। उसके अलावा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में तो पता ही चल गया, नाइट्रोजन की तो है ही पॉजिटिव, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की ज़्यादा हुई। क्लियर? ठीक, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गए, ये नोबल गैसेस के लिए, ग्रुप 2 के लिए, नाइट्रोजन के लिए। क्लियर? ओके। अच्छा, इसी में ना हम एक और टर्म पढ़ते हैं, एक और टर्म पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी से रिलेट करती है, एग्जैक्टली सेम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला अलग होता है। जैसे जो डेल्टा EgH है वो कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है, जहां पे मैं AE लिख रही हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। अच्छा, ये कुछ इस तरह का रिलेशन है, और ये हमें बताना क्या चाह रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टेंडेंसी है, ठीक है, क्या करने की, टेंडेंसी
टू टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। क्या टेंडेंसी है मेरे पास? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसको जैसे किसी को अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कितनी जल्दी वो अपनी तरफ को खींच रहा है, उसी टेंडेंसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? ओके। और दोनों का रिलेशन माइनस ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जिसकी डेल्टा Eg की वैल्यू मोर नेगेटिव है, इट मीन्स दैट एलिमेंट हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन या फिर मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका मतलब क्या हो गया कि उनकी एफिनिटी जीरो, वो खींचना ही नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को क्योंकि वो पहले ही स्टेबल है। क्लियर? ओके। तो जैसे अभी हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ट्रेंड बनाया ना, अगर मुझे एफिनिटी का बनाना हो तो बताओ क्या ट्रेंड बनेगा? क्लोरीन और फ्लोरीन में बताओ, हमें ऑक्सीजन और सल्फर में, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में, बताओ क्या आएगा? तो एक बार खुद से करो और फिर चेक करो कि यही आ रहा है। क्लोरीन और फ्लोरीन में एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियस है क्लोरीन की ज्यादा होगी। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी उसकी टेंडेंसी है अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑब्वियस है सल्फर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक, ओके। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में और उसका ट्रेंड। तो नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जीरो। वो लेना ही नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो ऑटोमेटिकली स्टेबल है। हर कोई इलेक्ट्रॉन लेके करना क्या चाह रहा है? खुद को स्टेबल। तो जो चीज़ पहले ही स्टेबल है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके खुद को अनस्टेबल थोड़े बनाएगी। ठीक है। और नाइट्रोजन, वो उसके पास हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है, वो भी इलेक्ट्रॉन लेके खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। जो आपके पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है वो भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक, क्लियर? ओके। और हमने नोबल गैसेस के लिए भी कर लिया कि नोबल गैसेस के लिए वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक, अब आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? नोबल गैसेस में हमने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, बट दो ऐसी नोबल गैसेस जिनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, वो कौन सी नोबल गैसेस हैं वो अब तुम लोग कमेंट करके बताओगे मुझे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी करी ना, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दोनों में काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल में एंटर करवाना। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो शेयर्ड पेयर में देखी जाती है, मतलब आपके पास कोवलेंट बॉन्ड पड़ा है, उस कोवलेंट बॉन्ड में से दो एटम के बीच में वो बना है, कौन उस इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है और किससे इलेक्ट्रॉन छीन के दूसरा लेके चला गया है। इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या आएगा? इट इज द टेंडेंसी, it is the tendency to attract the shared pair of electrons। ठीक है, to attract the shared pair of electrons in a bonded या फिर ऐसे लिख सकते हैं इन अ बॉन्डेड एटम्स। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज अ टेंडेंसी, किस चीज की टेंडेंसी है? टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, मतलब जो दोनों के बीच में शेयर हो रहे थे, जैसे ए और बी के बीच में ये बॉन्ड शेयर्ड हो रहा है। ठीक है, इसके बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा? जैसे मान लो बी लेके चला गया। ठीक है, एक बॉन्डेड एटम्स के बीच के जो बिटवीन द, या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स करो, बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। अच्छा, बॉन्डेड एटम्स के बीच में कौन इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपने तरफ लेके चला गया? ठीक है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
दूसरी चीज, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी, आयनाइजेशन पढ़ी, हमने बोला इसके यूनिट केजी पर मोल, इस तरह से चलेंगे, बट ये है हमारे पास यूनिट लिस्ट। थर्ड थिंग कि ये जो वैल्यू, ये जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हो, ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं है। जैसे आप फ्लोरीन की बोलते हो ना कि ये फ्लोरीन आपके पास 4 है, क्लोरीन आपके पास 3.1 है, ये कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जो एक्सपेरिमेंटली निकाल ली है। ये क्या किया गया, कैलकुलेटेड वैल्यूज है, कैलकुलेट करी गई हैं, ठीक है, लेकिन बाकी वैल्यूज आपके पास एग्जैक्टली थी जो आई हैं एक्सपेरिमेंटली। क्लियर? ओके। अगर हम वेरिएशन की बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगी और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करेगी, तो जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं और टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज किया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। अगर किसी के ऊपर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को एकदम से अपनी तरफ को खींच सकता है, जब खींचेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास ट्रेंड आ गया, वेरिएशन आ गई कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा। और अब देखेंगे कि ये जो हम बोल रहे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यूज है, कैसे कैलकुलेट करी गई और कौन से स्केल को आज हम पढ़ते हैं। जब हम ये बोलते हैं ना फ्लोरीन की वैल्यू 4 पॉइंट है, क्लोरीन की 3 पॉइंट है, एंड बाकी जो भी एलिमेंट्स है आपके पास ना, तो वो कहाँ से आई। तो सबसे पहले जो स्केल है वो पॉलिंग स्केल है, ठीक है। और आज भी हम पॉलिंग स्केल की बेसिस पे जो वैल्यूज आई थी ना उन्हें ही पढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं फ्लोरीन आपके पास कितना है, फ्लोरीन आ जाएगा, अगर हम रुको एक पूरा ऑर्डर ही बना देते हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की तो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो फ्लोरीन की वैल्यू है 4.0, ऑक्सीजन है 3.5, नाइट्रोजन है 3.0, कार्बन है आपके पास 2.5। मतलब अगर आपको एक रेगुलर ऑर्डर से याद करना है तो जो सेकंड पीरियड है उसमें सिर्फ 0.5 का गैप दे दो, तो ये आ जाएगा 2.0, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5, ये है मेरे पास 1, और हाइड्रोजन की है हमारे पास 2.1। क्लियर? इसी में जो क्लोरीन की वैल्यू है वो है 3.1। ठीक, सोडियम की अप्रॉक्सीमेटली 0.8 के नियर हो जाएगी। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम की एग्जैक्टली 1.5 होती है, तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आएगा, उसकी अप्रॉक्सीमेटली 1.2 होती है। ठीक है, जो आपके पास फॉस्फोरस है उसकी 2.1 होती है। ठीक, यहां तक ऑक्सीजन के नीचे जब सल्फर आएगा 3 पॉइंट के अराउंड पहुंच जाएगा, 2.8 3 पॉइंट के अराउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैल्यूज हैं जो कैसे कैलकुलेट करेगी, पॉलिंग स्केल से। पॉलिंग ने कैसे ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी फाइंड आउट करी, उसने यूज किया कि ये है काई ए माइनस काई बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ए और बी के बीच में, जिसमें उसने मान लिया कि ए की ज्यादा होगी और बी जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये है 0.208 अंडर रूट डेल्टा ई। ये डेल्टा ई क्या है, ये डेल्टा ई उसने बॉन्ड एनर्जीज का डिफरेंस लिया। कैसे? उसने लिया बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, फिर उसने लिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड, और इस फॉर्मूला से उसने जो वैल्यूज कैलकुलेट करी वो हमारे पास ये हैं, और आज भी हम इन्हीं वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्केल जो है वो हमारे पास है मिलिकन का स्केल। मिलिकन ने क्या बोला कि मैं पॉलिंग जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा इजी दे रहा हूँ। क्या इजी दिया? आयनाइजेशन एंथैल्पी ली उसने और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ली, दोनों का एवरेज कर दिया। उससे जो आया वो क्या थी हमारे पास, मिलिकन के अकॉर्डिंग क्या थी आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। क्लियर? ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि मिलिकन और पॉलिंग के बीच में रिलेशन क्या बनाए। तो जो रिलेशन था हमारे पास वो ये है कि ये P फॉर पॉलिंग है, ये M फॉर मिलिकन है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, काई पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट कर रहे हैं ना, काई M ओवर 2.8 है। ठीक, ओके। इसके अलावा और कौन से स्केल हैं जो जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली गई थी। ठीक है, तो इसके अलावा है हमारे पास एल्फ्रेड रोशो स्केल। ठीक है, एल्फ्रेड रोशो स्केल। इसमें जो एल्फ्रेड रोशो का स्केल था उसने बोला कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली जेड इफेक्टिव पे जाती है, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आपके पास चार्ज आ गया ई का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आर का स्क्वायर। क्लियर? ओके।
तो ये हमारे पास स्केल थे जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करी गई अलग अलग साइंटिस्ट ने, ठीक, ओके। क्लियर? चलो अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लें। जैसे कि अगर मैं पूछ रही हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दो, ठीक है। हमने ले लिया ऑक्सीजन और हमने ले लिया सल्फर, ठीक है, किसकी ज़्यादा आएगी? तो हमने शुरू में ही करा, सल्फर की ज़्यादा आएगी। क्लियर? ओके। अगर मैं ले लूँ सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, तो किसकी ज़्यादा आएगी? तो हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, ये टॉप टू बॉटम का ऑर्डर है, टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या करती है? टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस नेगेटिव होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एफिनिटी का ऑर्डर बनाना है तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी सल्फर की, उससे कम सेलेनियम, सेलेनियम से कम टेलूरियम, टेलूरियम से कम क्या आ जाएगा? पोलोनियम। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव किसके लिए आएगी? ऑप्शंस हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? बताओ किसके लिए आएगी? तो सब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जाएगी पॉजिटिव ग्रुप 2 के लिए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है write the electronegative value of हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन दे रखी हैं, सेकंड है ऑप्शन और डी ऑप्शन है 1.2.1 और 3.1, ठीक है। बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए, ये अभी साथ के साथ ही हम लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए हाइड्रोजन की थी 2.1, यस, और क्लोरीन की थी 3.1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। राइट द या चूज द करेक्ट ऑप्शंस। राइट नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शंस या चूज द करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ दिस। चलो सेम क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन चेंज कर रही हूँ बस। मतलब मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की जगह ऑप्शन भी नहीं, पूरा ही चेंज कर रही हूँ। मैं वैल्यू दे रही हूँ तुम्हें बोरोन एंड फॉस्फोरस के लिए, ठीक है। और मैंने ऑप्शन दे दी, सेम क्वेश्चन है, करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कौन सी है वो बतानी है। तो एक ऑप्शन है 2.1, सेकेंड है 3.1, 3.1, सी है 2.5, 2.1 और डी है 2.0 और 2.1, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज याद रखोगे एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं, भूल जाओगे ना। तो मैंने एक चीज़ बोली कि जब आप ग्रुप 2 की बात कर रहे हो ना, तो ग्रुप 2 में गैप कितने का आता है? 0.5 का। तो मेरे पास फ्लोरीन है 4.0, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। फ्लोरीन के पीछे आता है ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0 और कार्बन 2.5, बेरिलियम, बोरोन आ जाएगा 2.0। तो बोरोन
बोरोन पूछा है वो आ गया 2.0, एक ही ऑप्शन है वैसे तो, अगर दोनों में से एक भी याद होता तो हम टिक कर देते। और फॉस्फोरस की जो हमने लिखी है, हमने बोला एग्जैक्टली किसके साथ मैच कर जा रही है, थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन के साथ, तो ऑप्शन बन गई ये वाली। क्लियर? अच्छा, फिर भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन है आपको वैल्यूज याद ही नहीं आ रही है, तो ऑर्डर याद रखो ना, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्लियर? टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर? ओके, तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी करी हमने प्रॉपर्टीज कर ली है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। अब इसका सिर्फ छोटा सा पार्ट और रहता है, ठीक है? ओके, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।